हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी एक जीएस में लगभग 3000 क्वेश्चंस के साथ एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सबके आपके मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एक तो अपने आपको चेक करना है कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आपको याद भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको जितने भी हैं ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज से हम अपना पहला क्वेश्चन, इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या रहा? विच गैस गिव्स ऑरेंज रेड कलर टू फ्लोरेसेंट द ट्यूब्स? कौन सी गैस जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसको नारंगी रंग में तब्दील कर देती है या उसको नारंगी रंग देती है? ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा तो इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपको चाहिए कौन सी नारंगी रंग की बात कर रहा है। तो चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नियोन। कौन सी गैस होती है? वो नियोन। अगर नियोन गैस की आप बात करें तो ट्यूब में ये कौन सा कलर देती है? ये ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच विटामिन हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? जो मोस्ट क्वेश्चन आपको पता होंगे, वैसे मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जाहिर सी बात है पक्का पता होगा। मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए किस विटामिन की मदद करते हैं? तो विटामिन कौन सा होता है आप बताएंगे? विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी में, ताकि जो बाहरी जो हमको संक्रमण यानी कि जो हमारे इन्फेक्टेड डिजीज होते हैं उनको रोकने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा आपके सामने? ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा अजीब लगेगा और आप इसका आंसर भी गलत कर दोगे। लिखा हुआ है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्यावरण पुरस्कार। आपको लगेगा ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। लिखा हुआ है क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको कहीं पर्यावरण लगा के ना चले आओ। ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शहर में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? तो आपसे पूछा है जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये थोड़ा जो करंट अफेयर आपके एशियन गेम्स हुए थे उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, और आपको ये याद भी होना चाहिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर? क्योंकि जहां पर आपको फर्स्ट दिख गया और उसके साथ साथ दिख गया वुमेन, तो समझ लो भैया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना। तो 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में जो सिल्वर मेडल लाने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर कौन है? ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका होगा अदिति अशोक इज द फर्स्ट वुमेन हु गॉट द सिल्वर मेडल इन 19th एशियन गेम्स। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। मैंने कहा करंट अफेयर में आपको प्राइस बेहद अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर आप करंट अफेयर में प्राइस याद नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने क्वेश्चन मिस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो इनको चुना गया है रुई किंगसियांग झांग को। किसको? रुई किंगसियांग झांग को चुना गया है। और बड़ा अजीब सा नाम है तो आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि चाइना के हैं, ये भारत के ही हैं ये, लेकिन ये कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक बुक आपको पता है, एक बुक आपकी आनी है तो बुक को भी आप अच्छे से याद करते चलेंगे। जो आपकी रिसेंटली एग्जाम के लगभग 8 महीने तक जितनी भी किताबें लॉन्च की गई हैं उन किताबों को आप अच्छे से एक बार याद कर लेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ ए बुक नालंदा अंटिल द मीट अगेन? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत पुराना इतिहास है, गुप्त काल से इतिहास चला हुआ आ रहा है। तो लिखा हुआ है कि बताइए नालंदा अंटिल वी मीट अगेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जाहिर सी बात है भाई रस्किन बॉन्ड का तो कोई संबंध हो नहीं सकता। सही है कि नहीं है? कुमार विश्वास का कोई संबंध नहीं हो सकता। सुधांशु त्रिवेदी जो आजकल एमपी बने हुए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? गौतम बोरा। गौतम बोरा इज द राइटर ऑफ नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। चलिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड नारी शक्ति वंदन एक्ट? तो ये अभी लॉन्च किया गया था। इसके लिए 106वां संविधान संशोधन किया गया था, और 106वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बताया गया है कि अब जो हमारी पार्लियामेंट संसद है उसमें भी जो वुमेन्स होंगी उनका रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात है अलग है कि कब तक होगा, 2029 के आसपास ही जाके होगा। ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? 101 किससे रिलेटेड है? 101 CAA किससे रिलेटेड है? और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे 103 भी किससे संबंधित है? दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च
इसकी भी यहाँ पे NIPER का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये नया बना हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ की कैपिटल है, ये आपकी गुजरात की कैपिटल है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। और एक अपॉइंटमेंट आपको आने आना है, अपॉइंटमेंट आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, तो एक आपको यहाँ से क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे KN शांता कुमार की, तो KN शांता कुमार को PTI का चेयरमैन बनाया गया है। संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक्चुअली साइन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप क्वेश्चन रटा हुआ होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो 284 मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 12, which type of justice is not mentioned in the preamble of the Constitution of India। आपको पता है प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, जिसमें एक आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, एक आपका सोशल जस्टिस है और एक आपका इकोनॉमिकल जस्टिस है। हिंदी में बात करेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो सोशल जस्टिस तो है, इसने बात की है, नोट की, ध्यान से देखना, इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन कल्चरल जस्टिस नहीं है, यानी कि सांस्कृतिक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक न्याय की यहां पर कोई बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता है अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन को क्या बताया जाता है, ये कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी। यानी कि अगर किसी भी स्टेट में कोई भी राज्य अपनी सरकार को चलाने में असफल हो जाता है तो राज्यपाल की सलाह पर जो राष्ट्रपति होते हैं वे वहां पर क्या लगा सकते हैं, अपनी स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल 356 में दिया गया है, जबकि 352 में 352 में क्या है आपका नेशनल इमरजेंसी है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 360 की तो इसमें कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात की बात की गई है 360 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में पहला नगर निगम बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो भारत का सबसे पहले अंग्रेजों के समय की बात थी जब कॉर्पोरेशन बनाया गया था, वो किसका नाम क्या था, पहला नगर निगम का नाम था हमारा मद्रास। ठीक है ना, उसके बाद कोलकाता बना, उसके बाद बॉम्बे बना, लेकिन पहला कौन सा था, मद्रास था। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहावतें जो है ये कहा था किसने, जी ऑस्टिन ने कहा था, जो ग्रेविन ऑस्टिन है, ग्रेविन ऑस्टिन ने यही कहा था कि भारत का संघवाद एक सहकारी संघवाद है। ठीक है ना, चलिए, टिम डायसन के अनुसार कृषि का विकास लगभग नवपाषाण काल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण का जब आप पढ़ते हैं तो आप इसमें 3 एज पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है न्यूलिथिक की। तो न्यूलिथिक की अगर हम बात करें तो लगभग ये 7000 ईसा पूर्व की बात होगी, जब हमारे पास नवयुग, क्योंकि आपको पता है 250 के आसपास क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता आई है ना, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो 7000 ईसा पूर्व में आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 7000 वर्ष पहले कृषि में का विकास लगभग हो गया था। ठीक है, चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। ये एक तो डायनेस्टी सुनने में बड़ी अजीब लगती है, वकाटक। तो वकाटक जो है डायनेस्टी, इसका जो क्या थे, फाउंडर थे, जो उसके संस्थापक थे, उनका नाम था विंध्य शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अगर फाउंडर की बात करते हैं तो विंध्य शक्ति इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। आगे देखेंगे, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के जो संस्थापक थे और उनके ही शासक थे जिसका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने, ठीक है ना, जो पाल वंश के शासक थे उनका जो फाउंडर था वो कौन था, गोपाल। ठीक है ना, गोपाल को ही सक्सीड किया था देवपाल और धर्मपाल ने। तो धर्मपाल ने ही क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। तो आप दोनों 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, एक तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई किसके द्वारा गई थी, पाल साम्राज्य के द्वारा, और इनका शासक कौन था, धर्मपाल वाज द रूलर एट दैट टाइम। उस समय धर्मपाल आपका शासक था। 90 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को भारत में सिविल सर्वेंट का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्वेंट इन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना का जनक कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे इंडियन सिविल डे है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, और मैं बताता हूँ ये अप्रैल में मनाया जाता है। आप मुझे बताएंगे किस अप्रैल को मनाया जाता है, भारतीय सिविल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की स्थापना की थी भारत के अंदर। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो दो बातें आप बता सकते हैं। राजा राम मोहन राय की हेल्प
से विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को अंत कर दिया था, है ना। और वे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो कुछ कुछ बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1916 लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो आपको पता ही है 1916 लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हुम, तो आपको पता है मुस्लिम लीग और एक अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, उग्रवाद और आपके जो मॉडरेट टाइप के लोग थे, उदारवादी लोग थे, तो ये सब मिल गए थे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बंगाल गवर्नर यहाँ पे नहीं हो सकता, हिंदू महासभा नहीं हो सकती, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ पैक्ट में जब हमारे आईएनसी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1916 में, वो कौन थे, मजूमदार साहब। तो मजूमदार के अध्यक्षता में लखनऊ पैक्ट हुआ और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्या हो गया, मिल गया, और इन्होंने दोबारा भारत के संघर्ष की लड़ाई को आगे चालू रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोन बाय द, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये फिलिप्स कर्व आता है, फिलिप्स कर्व जो है इकोनॉमिक्स में आता है, और ये हमेशा जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जो इन्फ्लेशन होगा, दोनों के बीच में रिलेशन को मेंशन करने वाला कौन होता है, आपका फिलिक वक्र होता है, फिलिक, है ना। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है वैसे, फिलिप्स वक्र ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन क्या है, बिटवीन रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट्स ऑफ राइज इन वेजेस, बिल्कुल सही बात है, इसी में आपको फिलिप वक्र को देखने को मिलेगा। हालांकि आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बिटवीन रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट्स ऑफ राइज इन वेजेस, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, दोनों में क्या है अंतर, क्योंकि यहाँ पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा, जल्दी नहीं करना, ये एम्प्लॉयमेंट होगा, या क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधियां नहीं है जो मिट्टी के कटाव को बढ़ाती है, मतलब मानव के द्वारा नहीं होता है। भाई डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई दबा के आप लोग करते हो, लगाता कोई नहीं है। जो कृषि पद्धतियां हैं उसमें आप अलग अलग चेंजेस कर रहे हो। ये है जो आप लिखा हुआ है रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन ये इंसानों के हाथ में नहीं है, अगर होता तो उसको भी कर देते। और अति चराई होती है जब आप जो पशु होते हैं, जो उनको जो वन होते हैं उसको खाते हैं, तो उनके पैरों के से मिट्टी का क्या होता है कटाव होता है। जो गांव की भाषा में जो जाड़े होते हैं ना, तो जाड़ों को खा जाता है वो, तो जाड़े जैसे खाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी की लेयर फट जाएगी, तो उसका भी क्या होगा, वहां से सोयल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पुनः वनारोपण जो है ये मानव द्वारा गतिविधियां नहीं है, बाकी सारी गतिविधियां मानव कर सकता है, ठीक है ना, सारे विनाश के कारण मानव कर रहा है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, सिंक होल किस क्षेत्र में एक स्थलाकृति पर आधारित एक घंटा है। तो सिंक होल का अगर हम संबंध की बात करेंगे तो सिंक होल थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ये आपका जो कार्स्ट है, तो इसके द्वारा ये सिंक होल एक घटना थी, एक ये इवेंट था जो टोटली बेस्ड था टोपोग्राफी के ऊपर। तो ये कहाँ पर था, ये क्रास्ट के ऊपर था, ठीक है ना। गलती से आर्कटिक मत लगा देना, मैंने इसका आर्कटिक लगाया था वैसे, फिर मैंने इसको देखा तो क्या है, तो ये क्या था आपका कार्स्ट था। चलो, वी आर डिस्प्लेस्ड, हमको विस्थापित किया गया है, बुक इज रिटन बाय दिस, तो ये आपकी दी गई ये किताब लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला जो यूसुफजई है इसके द्वारा, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, समझ रहे हो। मलाला मात्र सबसे कम उम्र में इन्होंने नोबेल प्राइज को जीत लिया, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, ठीक है ना। चलिए आज का 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वंतूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वंतूर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो वंतूर नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड्स पर है, अंडमान द्वीप समूह पर है। आप मुझे बताएंगे असम में एक नेशनल पार्क बताएंगे, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, ठीक है ना। तो नोकरेक कहाँ पर है, मुझे कमेंट में बताएंगे नोकरेक कहाँ पर है, और यहाँ पर ये उस जगह पर है, उस स्टेट में है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। तो ये हम 25-25 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करेंगे। आपको पसंद आ रहा है आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छे से अपनी कॉपी को मेंटेन कीजिए। जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे एसएससी के खासकर और यूपी के, तो आप इन क्वेश्चन को जो का तो उसमें देख पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।